जी हाँ दोस्तों, मोदी द्वारा डाले गए मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हुए एक्टिव। भागवत संघ बंद कमरे में मीटिंग। इधर राहुल गांधी ने ठोक दी ताबूत में आखिरी कील। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई राहुल गांधी ने वो करिश्मा कर ही दिया जिस करिश्मे का इंतजार देश के 65% मतदाताओं को था? क्या वाकई राहुल गांधी के एक कदम उठाए जाने के बाद अब मोदी विरोधी खेमा मार्गदर्शक मंडल के लोग मोदी के खिलाफ संघ के साथ बैठक करने लगे? क्या वाकई संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी को उनके जन्मदिन पर मैसेज ना दे करके, विश ना करके पर्दे के पीछे के किसी खेल को उजागर कर दिया? और क्या वाकई मोदी और शाह की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है? मगर इन तमाम चीजों के बीच में इसकी जड़ में राहुल गांधी ने कौन से खाद तेल पानी डाले, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ऐसा लगता है कि मोदी और शाह सोने को छू लें तो मिट्टी बन जाए, और राहुल गांधी अगर मिट्टी को छू लें तो सोना बनने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जो कुछ माहौल तैयार हुआ है और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से जनता को जागरूक किया है, मोदी सरकार और मोदी और शाह की कमियों, सरकार के नीतिगत गलत फैसलों और मोदी सरकार का पिट्ठू बनकर के चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी को जिताए जाने की प्रक्रिया पर जो परतें खोली हैं राहुल गांधी ने, देश में मोदी और शाह की सरकार के खिलाफ एक आक्रोश सा पनप रहा है। मगर दोस्तों, क्या इसी आक्रोश का इंतजार बीजेपी के उस विंग को थी जो लोग कार्पेट के नीचे डाल दिए गए थे, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए थे, हाशिए पर ढकेल दिए गए थे, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बीजेपी और पार्टी को दिया जमीन पर लोगों के बीच में, उनको साइड ढकेल करके उनकी जगह पर नए नवेले लोगों को लाकर मोदी और शाह ने खड़ा कर दिया था? और ये सब कुछ क्या राहुल गांधी की इतनी कोशिशों के बाद संभव हो पाया है? और अब संभव खुद मोदी के पार्टी के लोग कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल के वोट चोरी वाले खुलासे पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया अब एक डरे हुए शासक की तरह दिखती है। भले ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक, तथ्यहीन बताकर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर चुनाव आयोग ने उन तकनीकी सवालों का जवाब देने से खुद को बचा लिया, या यूं कहें उन जवाबों को ना दे करके चुनाव आयोग ने खुद को और मोदी शाह को बचाने की कोशिश की है। और दरअसल यही चुप्पी अब सबसे बड़ा जवाब बनी है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल, सोशल मीडिया पर निगरानी, वोटर डिलीशन जैसे आरोप इस डर की अभिव्यक्ति हैं। और इस बीच द गार्डियन लिखता है, भारत के लोकतंत्र जो कि भीतर से खोखला हो रहा है। और एक दूसरे बड़े पब्लिशर ने चेताया, अगर वोटर को डिजिटल तरीके से मिटाया जा सकता है तो लोकतंत्र बच नहीं सकता। यानी कि राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी का खुलासा किया तो किया, मगर इसके साथ में जो कलई खुली मोदी और शाह की और चुनाव आयोग की, उसका जो रिएक्शन हुआ जनता के बीच में, और मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए लोग संघ के साथ में रणनीति किस तौर पर बना रहे हैं। राहुल गांधी की रणनीति ने विपक्ष को एक इधर नई धार दे दी। कांग्रेस, आरजेडी, सपा, अन्य दल अब एक साझा नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत में विपक्ष की पकड़ मजबूत हो रही है। एनडीए अब सतर्क नहीं बल्कि गलतियों से घबराया हुआ दिखता है। हर नई चुनौती पर सरकार की प्रतिक्रिया डिफेंसिव होती जा रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ चुनावी नहीं रही, ये भारत के लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। राहुल गांधी हर बार एक नई गांठ बांधते हैं और सरकार हर बार एक नई गलती करती है। जनता अब सिर्फ नेताओं को नहीं, संस्थाओं को भी देख रही है। 75 साल के भारत में लोग आरएसएस की ओर बीजेपी के लोग देख रहे थे, लेकिन जवाब उनको वहां से भी नहीं मिल रहा। उधर 2 वर्षों से बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। अब देखती और जोड़ती जाइए, भारतीय जनता पार्टी में किस तौर पर उठापटक, बीजेपी के अंदर किस तौर पर सिरपुटवल, और बीजेपी की नींव किस तौर पर कमजोर हुई है राहुल गांधी के हथौड़े से। संगठनात्मक लोकतंत्र पर सवाल खड़े हुए हैं बीजेपी के।
दिल्ली में आरएसएस के बंद कमरे में बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने जो स्लाइड की प्रस्तुतियां दी, जिसमें भारत की आर्थिक गिरावट पर चिंता जताएगी। हाल ही में मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए मुरली मनोहर जोशी और उनके साथ बैकग्राउंड में लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे तमाम के तमाम लोग जिस तरीके से संघ के साथ में कांटेक्ट में रहे, और मुरली मनोहर जोशी ने तो बाकायदा संघ के साथ में बंद कमरे में बैठक की, और यहाँ तक कि जो आर्थिक गिरावट की बात मुरली मनोहर जोशी ने की, जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त वामपंथी अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन का हवाला दिए जाने पर मोदी खेमे हैरत में आ गया, क्योंकि अमर्त्य सेन को मोदी और उनके लोग अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए करते हैं, मोदी विरोधी रहे हैं, और ऐसे में उन्हीं के नाम का कोटेशन करके, उन्हीं की बातों को कोट करके संघ प्रमुख के साथ में बैठे हुए बीजेपी और संघ के लोगों के साथ बंद कमरे में मुरली मनोहर जोशी ने आगे की रणनीति दर्शा दी। इसके बाद 11 सितंबर 2025 को मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर एक फुल पेज अखबार लिखा, अखबार में लेख डाला, जिसे विदाई संदेश माना गया। मोदी ने संघ को एक एनजीओ बताकर कद घटाया। मोदी खेमा चाहता है कि वो 75 के हैं तो पहले खुद रिटायर हो जाए, यानी कि संघ प्रमुख भागवत पहले खुद ही रिटायर हो, उसके बाद मोदी सोचेंगे, जबकि वो किसी सार्वजनिक पद पर नहीं है और मोदी के रिटायरमेंट होने की बात ना करें। ये मोदी ही खेमा चाहता है। शायद इसीलिए 17 सितंबर 2025 को भागवत ने मोदी के जन्मदिन पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। राजनीतिक गलियारों में इसे शब्दों की चुप्पी कहा जा रहा है। ये मौन, ये चुप्पी, ये नियंत्रण सब मिलकर के नए भारत की पटकथा क्या लिखी जा रही है। सवाल ये नहीं कौन जीतेगा, सवाल ये क्या लोकतंत्र बचेगा। इधर लोकतंत्र का और उसकी लूट पर राहुल गांधी का दावा कि अभी तो वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बुनियाद बना रहे थे, अब ये कहकर कि उन्होंने सरकार की साख पर पहले ही छाया संकट और गहरा दिया। बिहार में एसआईआर को लेकर गहमा गहमी है, आधार कार्ड पर गंभीर सवाल है, क्या ये पहचान का साधन है या नियंत्रण का उपकरण है। मतदाता पुनरीक्षण में लाखों लोगों को आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली। कई दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के वोट बिना सुनवाई के हटाए गए। ये मुद्दा अब मंत्रा होता जा रहा है, लेकिन इसकी संवैधानिक गंभीरता बनी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार की नीति अस्पष्ट है, बार बार वादे हुए, लेकिन निष्कासन की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव में ये जरूर कहती है बीजेपी के साथ घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, मगर कितने घुसपैठियों को आपने आइडेंटिफाई करके उनको वापस भेजा। बीजेपी यहां पर शून्य हो जाती है। यह मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक ईमानदारी का सवाल भी है। वोट चोरी के खुलासे के बाद उधर 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कर्नाटका के सीआईडी की जांच का हवाला दिया, जिसमें आयोग को 18 महीनों में 18 बार तकनीकी जानकारी मांगी गई थी, जैसे आईपी एड्रेस, ओटीपी ट्रेल्स, डिवाइस स्पोर्ट्स, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि अगर ये जानकारी दी जाती तो ऑपरेशन चलाने वाले तक सीधा पहुंच जाते। मतलब 2025 को भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विपक्ष की आवाज अब सिर्फ प्रतिरोध नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की घोषणा बन चुकी है। मोदी सरकार बैकफुट पर है, डरी सहमी सी है, ठीक उसी तरह चुनाव आयोग भी। राहुल गांधी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब एक राजनीतिक विस्फोट है, जिसमें सिर्फ आरोप नहीं बल्कि दस्तावेज, प्रमाण, तकनीकी विश्लेषण, जन भावनाओं की गूंज शामिल है। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के ठीक अगले दिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर केंद्रीकृत वोट चोरी ऑपरेशन का आरोप लगाकर एनडीए सरकार की नींव पर प्रहार किया। सवाल सबके मन में फिर से पुख्ता हो उठे कि सरकारें इसी तरह बन रही हैं क्या। उधर सितंबर 2025 तक, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक ये घटनाएं बताती हैं कि भारत की विदेश नीति दबाव में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर हमला हुआ, लेकिन 9 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज़फायर की घोषणा कर दी। उन्होंने 50 से अधिक बार सार्वजनिक रूप से दावा किया, युद्ध मैंने रुकवाया। इस पर मोदी सरकार की चुप्पी और खुद मोदी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या भारत की विदेश नीति अब आत्मनिर्भर है या बाहरी दबाव में झुकी है? 9 मई को भारत को वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व अलगाव का सामना करना पड़ा। सिर्फ भूटान, इजराइल और ग्रीस ने समर्थन किया। इसके बाद अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल और फार्मा उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया।
25% टैरिफ जुर्माने के तौर पर एक्स्ट्रा लगाया रूस से तेल खरीदने पर। यानी कि कभी वो नारा जो मोदी के लिए भाजपाई लगवा रहे थे, एक अकेला सब पर भारी, अब लगता है वो मोदी के बजाय राहुल पर सटीक बैठता है। दूसरी तरफ मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी डूबते जहाज की तरह लग रही है, और ये मैं नहीं, विशेषज्ञ मानते हैं, उनकी राय है। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर मुरली मनोहर जोशी सरीखे लोग, लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे लोग, या फिर यूं कहें कि मार्गदर्शक में मोदी के जरिए डाले गए लोग क्या कारपेट के नीचे से कुलबुला करके बाहर निकल रहे हैं, और उसमें उनको संघ प्रमुख की तरफ से कोई संकेत मिल रहा है। तो फिर उस बंद कमरे की मीटिंग के मायने क्या है? क्या मोदी शाह के लिए रास्ते और ज़्यादा तारीख घने अंधेरे वाले बनते जा रहे हैं? और इन सब चीज़ों के लिए राहुल गांधी ने बीजेपी की बुनियाद या एनडीए की बुनियाद पर जो हथौड़ा मारा था उनकी सरकारों पर, क्या उसका असर, जिसकी वजह से ये सब कुछ शेक हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।